अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का आज भी मेरी दौड़ें लगी हुई हैं। अल्लाह के नेक लोग अभी भी हैं जो बढ़ चढ़ के इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मुझे खुशी भी हो रही है, फ़ख्र भी हो रही है। फ़ख्र इस बात पे है कि MMTV की वो फैमिली जिनको मैंने जब भी आवाज़ दी तो उन्होंने लब्बैक कहा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं। शीला जी हैं, जाहिद हसन साहब हैं, स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, मिस भाई जहाज हैं, बहुत सारे लोग। मैं नाम गलती करके ले गया, लेकिन नाम नहीं लेने चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी के दिल में ये ना है कि शायद मेरा नाम क्यों नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने मना भी किया हुआ है। रज़ाइयाँ हैं जो बांट चुके हैं, और बहुत सारे लोग थे जिनको सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, रज़ाइयों की ज़रूरत थी तो उन्होंने रज़ाइयाँ भेजी हैं, पैसे भेजे हैं। तो इंशाल्लाह एक और ऑर्डर हमने दे दिया है और रज़ाइयाँ हैं जो हम उनके लिए इंशाल्लाह तैयार करने जा रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त चारपाइयाँ भी ज़रूरत हैं, रज़ाइयाँ भी उनको ज़रूरत हैं, सर्दी का मौसम है और बच्चे जो हैं वो ठंड में हैं। तो आज मेरी शीला जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी उनको दूध भी प्रोवाइड करें, तो कुछ फैमिलीज़ को हम 5-5 हज़ार रुपया भी शायद आगे दे दें। तो इंशाल्लाह अभी रज़ाइयों का हम पूरा कर लें और फिर जो ज़रूरत होती है इंसान को, और भी अखराजात होते हैं, तो उसके लिए हम उनको पैसे कुछ इंशाल्लाह दे देंगे। आज की स्टोरी, बल्कि मैं कह दूं शुरू में ही, आप लोग भी अगर हिस्सा डालना चाहते हैं इसमें तो आप ज़रूर, मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है इसमें आप मुझसे कहें कि कैश लिख दें, CASH कैश लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा तो मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा। +923136655500 +923136655500, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। इस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैश लिख दें तो मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, बाहर से आप पैसे भेज सकते हैं। और अब पाकिस्तान में हैं तो इसी नंबर पे 0313665500 इसी नंबर पे जैज़ कैश बनना है, आप इजी पैसा और जैज़ कैश भी कर सकते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ओह मनान ने इसको पकड़ा हुआ था, इसको बिठा दो, नीचे बिठा दो, मेरे पास आ ही जाएगा। ये देखिए कितनी जल्दी मुझसे मानूस हो गया, मैं आया हूँ और वो जितना जल्दी मेरे साथ मानूस हुआ है, ये प्यार करने वाला तोता है। और नाम मैं इसलिए उनका प्ले करने जा रहा हूँ। आपने इतना स्टोरी भेजी हुई है, उसमें जो नाम आपने इतनी तेज़ी से बोला है कि मुझे समझ नहीं आया। आपका नाम वानिया है, मारिया है या वानिया है? ये देखिए नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वानिया है और हम लोग वानिया मुझे कराची में समझ आ रहते रहे हैं। हैं, हम लोग कराची में रहते हैं। मैं दोबारा से एक दफ़ा प्ले कर दूं ताकि आपका नाम ही आ जाए, मुझे नहीं आपका नाम समझ आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वानिया है और हम लोग कराची में रहते हैं। हमारा स्टोरी की तरफ आते हैं। हमारे एक ये आपने वानिया नाम है या मानिया? वानिया ज़्यादा समझ रहा है, मारिया है या मानिया है? इसी को मिट्ठू, 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 मिट्ठू खा रहा है जी। मिट्ठू इधर आओ, मेरे पास आओ। ये देखें जी, ये बोलता भी है, बड़ा प्यारा मिट्ठू है। मिट्ठू, 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, इधर आओ। क्या हो गया मिट्ठू? आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। वानिया की कहानी है जी। कराची में जब ये पहले एक किराए के घर पे रहते थे तो उनका कहना है, उस वक्त हमें नहीं पता था। मिट्ठू आ गया, मिट्ठू, चलो बोल के दिखाओ सबको, मिट्ठू, मिट्ठू। ये याद करता है, इसको बोलें तो ये अपनी ज़ुबान में पढ़ता है। इसने मेरी 2-3 शर्टें, जब मैं आया हूँ यहाँ पे, रज़ाइयों का सारा ये यहाँ पे आके करना होता है मैंने, मेरी इसने शर्टें 2-3 फाड़ दी हैं। मिट्ठू, 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 ओ पाला मिट्ठू है। ये देखें जी, ये कितना पाला मिट्ठू है, ये देखें। पर ऐसे खोल लेगा और कहेगा मुझे ऐसे प्यार करते रहे। चले मिट्ठू, चलो बोले ना एक दफ़ा, मिट्ठू। बहुत प्यारा मिट्ठू है, मिट्ठू है ना, प्यारा मिट्ठू। तो ऐसा है कि वानिया कहती है कराची में हम रहते थे, हम मिट्ठू अभी जी चला जाएगा और मैं अपनी खाने की तरफ हूँ। मेरी शर्ट नहीं फाड़नी मिट्ठू, आप ऊपर चढ़ोगे, शर्ट नहीं फाड़नी, इसको आप छोड़ दो। जितनी शर्टें थी वो सारी इस मिट्ठू ने फाड़ दी हैं। चलो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, चलो चलो, कहाँ जाना है मिट्ठू ने, हैं? अच्छा जी, मिट्ठू की तरफ ध्यान चला गया। मिट्ठू है बहुत प्यारा, बहुत प्यार करने वाला है। ऐसे आके बैठता है, कभी कंधे पे बैठता है, कभी कहाँ बैठता है। मेरे अब कान पे काटी करेगा, हैं? मुझे पता लग गया है। अब यहाँ पे आके बैठ गया है और इसने मेरे कान पे काटी करनी है। मिट्टू, कान पे नहीं काटी करनी।
मैं शर्ट एक ऐसी बगैर उसके पहन के बैठा था, इसके इतने तेज़ नाखून है कि रेड रेड हो गया मेरा सारा, मनान का भी रेड हो गया। नहीं मिट्टू, काटी नहीं करनी मुझे। वानिया कहती हैं कराची के हम एक किराए के घर में रहते थे और हम उस वक्त काफ़ी छोटे थे, अब जवान हो चुके हैं। मेरे कज़न हमारे घर आए हुए थे। सर्दियों की एक रात थी। हम सारे कज़न खेल रहे थे और अमूमन सर्दियों में जब अंधेरा फैल जाता है, खामोशी होती है, जो अभी सर्दियां शुरू होने जा रही हैं। मैं कहानी में जिस तरह गर्मियों का एक एहसास दिलाता हूं, तो सर्दियों की भी एक अपनी फीलिंग है। सर्दी की अपनी एक खुशबू है। सर्दी का अपना एक मिजाज है। स्पेशली जब शाम होने लगती है और वक्त से पहले सूरज चला जाता है। गर्मियों में सूरज बहुत लेट से जाता है, 4-5 बजे ही शाम ढलना शुरू हो जाती है, सूरज छुपने के लिए तैयार होता है और रात की तारीकी पूरे आसमां और ज़मीन पे छाने को, अंधेरा फैलाने को तैयार होती है। वहीं पे एक धुंध का भी राज होता है। हर तरफ धुंध ही धुंध होती है। उसी धुंध की एक महक होती है। उसी धुंध का एक एहसास ही सर्दी कहलाता है। गरम जैकेट, गरम जुराबें, गरम कपड़े पहन के इंसान जब सर्दी में निकला होता है तो ठठर भी रहा होता है, लेकिन उस मौसम को भी एंजॉय कर रहा होता है। वो बच्चे भी खेल रहे थे। मां की ख्वाहिश थी कि बस अब बहुत हो गया, ठंड हो रही है, रात का टाइम है, कज़न लोगों को भी अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि उनका घर थोड़ा दूर था। बच्चे थे, खेलने में लगे हुए थे, इस तरह मगन थे कि मामा से कहा, मामा अभी नहीं, अभी हम खेल रहे हैं, ये थोड़ी देर तक घर जाएंगे। वालिदैन को टाइम का एहसास होता है कि छोटे बच्चे हैं, इनको घर भी छोड़ना है, तो दोबारा से उन्होंने कहा, बेटा देर हो रही है, चलो तुम्हें घर छोड़ दें, तुम्हारी मामा इंतजार कर रही होंगी। तो फिर वो बच्चे बोले, आंटी अभी नहीं, अभी थोड़ी देर हम और खेलेंगे, बस अभी हम चले जाएंगे ना, बस थोड़ी देर और खेलेंगे, वैसे भी सुबह छुट्टी है ना, तो हमें खेलने दें। तकरीबन रात का 10 बजे का टाइम हो गया और ये एक ऐसा टाइम था कि अब तो लाजमी उनको घर छोड़ना ही था, लेट हो गया था। इस दफ़ा जब आंटी जैसे ही दाखिल हुई तो इससे पहले के बच्चे जवाब देते, जिनका नाम वानिया है, वो वानिया कहती हैं, मैं तैयार थी मामा को जवाब देने के लिए कि हमें खेलने दें। तो इस दफ़ा मामा ने आके ये नहीं कहा देर हो रही है चले तुम्हें घर छोड़ देते। मामा ने कहा, अगर अब तुम लोगों ने खेलना बंद ना किया तो वो बाथरूम से वो औरत आ जाएगी, वो काली बला आ जाएगी और तुम सबको उठा के ले जाएगी। तो जो बाकी बच्चे थे जो खेल रहे थे वानिया के साथ, तो उस बाथरूम की तरफ देखना शुरू हो गए और इस अंदाज में जिस तरह वो कह रही थी कि वो आ जाएगी, ले जाएगी, तो वो देख रहे थे किसने आना है, डर भी रहे थे। रात की तारीकी और स्पेशली इस कहानी में एक मैसेज भी है, मैं एंड में बताऊंगा, जो वालिदैन कहते हैं ना वो बला आ जाएगी रात के टाइम पे, ये क्या होता है। तो जब उन्होंने कहा रात वो उस बाथरूम से आ जाएगी, बस कर दो वरना वो तुम्हें ले जाएगी, तो वानिया कहती है, मैंने कहा मामा आने दो उसको, जिसने भी आना है ना आ जाए, मुझे डर नहीं लगता, कोई बात नहीं, हमें खेलने दे। कहां से आना है? बाथरूम से ना, आ जाए, हम इंतजार में हैं। मामा ने कहा देख लो, फिर तुम डर जाओगी, वो आ जाएगी। तो कहती है आ जाए, आ जाए, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं उसका इंतजार करी, मामा उसको कहो आ जाए। तो बाकी बच्चे आंटी से उस तरह मासूमियत से पूछने लगी, वो हमें खा जाएगी, वो हमें लेके चली जाएगी? तो आंटी ने वही डराना था कि बच्चे चले जाएंगे, हाँ वो तुम्हें लेके चली जाएगी। तो बच्चे डर गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम घर जाते हैं। वानिया जिद में आ गई और उसने कहा नहीं ना, कुछ नहीं होता मामा, आप हमें खेलने नहीं दे रही, वो आके ले जाएंगे, हम खेल रहे हैं, सुबह छुट्टी है, आना है आ दें, खा जाए हमें, हमें नहीं डर लगता उससे, जो भी है आना है आ जाए। वो बच्ची थी, वो अपनी मासूमियत में इस तरह के अल्फाज कह रही थी, लेकिन वो कहती हैं शायद आज एहसास होता है कि वो, मैं उनको शायद चैलेंज कर रही थी। हमें नहीं पता था इस बात का कि इस घर में कोई और भी है, छुपी हुई मखलूक जो रहती है। शायद मेरे ये मासूम जुमले जो मेरे मुंह से अदा हो रहे थे, उस छुपी हुई मखलूक ने लिए थे या वो सुन रही थी। बच्चे चले गए और सोते सोते रात के 12 बज गए। हम कमरे में सारे सोए हुए थे, सारे हम बहन भाई इकट्ठे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे अलग होके सो रही थी। क्या हुआ मिठू को? मिठू, मिठू, मिठू,
वो कहती है मैं अलग सो रही थी। ये रात का कौन सा पहर था? वो कहती है मुझे इस बात का तो एहसास नहीं, लेकिन बकायदा सोते हुए मुझे इस तरह की आवाज आई जैसे कोई इस्त्री करता है और इस्त्री को स्टैंड पे रख देता है और फिर उसके बाद इस्त्री करता है और इस्त्री को स्टैंड पे रख देता है। इस्त्री स्टैंड जो होता है उसके साइड पे एक लोहे की जगह बनी होती है जहां पे आप इस्त्री रखते हैं। तो अब इस्त्री को आप सीधा रखते हैं, जब उसको इस्त्री को इस तरह रखते हैं तो कटक की एक आवाज आती है। एक मखसूस आवाज है इस्त्री करते हुए इस्त्री स्टैंड पे आती है जब आप इस्त्री को वापस उसको फ्रेम पे रखते हैं, जो स्टील का, लोहे का या जिस चीज का भी फ्रेम बना होता है। आप कपड़े करते हैं और कपड़े को जब आपने सीधा करना होता है तो इस्त्री फ्रेम पे रखी जाती है। तो कह रही वो बार बार ऐसी आवाज आ रही, कटक, फिर थोड़ी देर के बाद फिर कटक, फिर इस्त्री को उठाने की आवाज आती, फिर रखने की आवाज आती, उठाने की आवाज आती, रखने की आवाज आती। वो कहती मैं गहरी नींद में थी तो उसी लम्हे मुझे ख्याल आ गया मामा कपड़े इस्त्री कर रही हैं, क्योंकि मामा जब भी कपड़े धोती थी, धोने के फौरन बाद वो शाम को इस्त्री भी कर लेती थी। वो कहती हैं यह आवाज मुसलसल आ रही थी, मुझे एहसास हो गया मामा कपड़े इस्त्री कर रही हैं। कुछ नींद, गनूदगी और कुछ मैं जाग भी गई। उस कपड़े की आवाज, उस टिक टिक की आवाज से जो इस्त्री रखने, उठाने और रखने की वैसे आवाज पैदा हो रही थी। फिर मुझे एकदम एहसास हुआ आज तो मामा ने कपड़े धोए ही नहीं है, ये कौन कपड़े इस्त्री कर रहा है? क्योंकि मामा ने अगर कपड़े धोए होते तो मामा ने कपड़े इस्त्री करनी थी और मामा ही घर में थी जो कपड़े इस्त्री करती थी। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मामा ने कपड़े धोए नहीं तो एकदम से मैंने आंखें खोल दी। चलो आज मिठू आ जाओ, मैं आपको नीचे उतारा हूं, आ जाओ नीचे आओ, आ जाओ नीचे आना है, चलो आ जाओ नीचे आओ मिठू, और मोबाइल पे आ जाओ, चलो चलो मैं उसको नीचे उतार दूं, आ जाओ नीचे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, इसको खाना नहीं है मिठू, नीचे आओ ना, कहाँ जा रखे चढ़ के बैठ के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बैठ जाओ बस, चलो। तो कहती हैं कि मिठू मिठू, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया मुझसे, देख ले वो कह रहा है मुझे नीचे क्यों उतारा, वो नाराज हो गया मुझसे, फिर ऊपर जाके बैठना चाह रहा है। इतनी जल्दी देखें मुझसे मानूस हो गया। शर्ट नहीं फाड़नी मेरी, नहीं नहीं नहीं, बहुत शर्टें बने, जितनी थी ना वो सारी फट गई है, और नहीं प्लीज, ओके। जब ये एहसास हुआ कि मामा नहीं, आज तो मामा ने कपड़े ही नहीं धोए, तो फिर किसने ये इस्त्री स्टैंड लगाया हुआ है और कपड़े सिलाई इस्त्री कर रहा है? जब ये एहसास हुआ तो वो जो नींद सी थी, वो जो गनूदगी सी थी, वो गायब हो गई और मैंने आंखें खोल दी। और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, बिल्कुल मेरे सामने दीवार के साथ काली स्याह एक औरत खड़ी है जिसका कद इतना लंबा है कि पांव उसके जमीन पे हैं और उसका सर ऊपर छत को लग रहा है। वो काली स्याह है, इतनी काली स्याह कि उसका जिस्म इतना ब्लैक था, या उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये क्लियर एक एहसास था कि ये एक औरत खड़ी है। उसका जिस्म, उसके लंबे बाल बता रहे थे ये काली स्याह औरत है, लेकिन उसका चेहरा क्लियर नहीं था। उसके चेहरे की जगह पे ऐसे था जैसे ब्लैक शैडो होता है, ब्लैक साया होता है, लेकिन बाकी जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत का जिस्म है। उसने काले अगर कोई कपड़े पहने हुए हैं, या उसका रंग काला स्याह है, या वो इतनी ब्लैक है कि फिजिक से मालूम क्लियर हो रहा था, उसके बालों से भी इतने लंबे उसके बाल थे कि कोई औरत खड़ी है, लेकिन उसका सर ऊपर छत को लग रहा था। कहते जब मैंने उसको देखा तो मैं एकदम से आंखें मलना शुरू होगी, आया यह मेरा वहम है या सचमुच की कोई औरत खड़ी है, कहीं मैं कोई ख्वाब देख रही हूं या वाकई हकीकत में कोई खड़ी है। मैंने अपनी आंखें मली और अपने जब बहन भाइयों की तरफ देखा तो आवाज आई कि सब एक गहरी नींद सो रहे हैं, उनके खराटे लेने की आवाज आ रही है। क्योंकि सर्दियों की रात थी, कोई पंखा, कोई एसी, कोई कूलर, कुछ भी नहीं चल रहा होता, टोटल खामोशी होती है। अभी भी मैं जिस रूम में बैठा हूं मौसम इतना तब्दील है कि मैं पंखा चला के नहीं बैठा, वरना गर्मियों में पंखे का अपना शोर होता है।
जब देख लिया कि बहन भाई भी, माँ भी सब सो रहे हैं, फिर उस तरफ मुंह करके देखा कि आया ये ख्वाब है या हकीकत में औरत खड़ी है। तो देखा नहीं, ये कोई भी ख्वाब नहीं, हकीकत में एक काली स्याह औरत है जो बहुत ही लंबी है, जिसका कद ऊपर छत तक जा रहा है। चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन मिट्टू, 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 क्यों डर रहे हो? मिट्टू, 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 क्या हो गया है? क्या हो गया? नो 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 नो, ऐसा नहीं करना। ओके, बैठ जाओ। ओके, बैठ रहो, बस बैठ जाओ, बैठ रहो। काटी नहीं करनी। ओके, काटी नहीं करनी, बस खेलते रहो। पहाड़ी पहाड़ी तोता है जी ये, बातें करने वाला। अगर बातें नहीं कर रहा, बहुत प्यारा मिट्टू कहता होता है, मिट्टू। तो वो कहते हैं कि मैंने मुड़ के उसकी तरफ देखा तो औरत अपनी जगह पे मौजूद थी। वो कोई इंसान नहीं थी, इतनी कदो कामत की कोई इंसान नहीं होती, इतनी ऊंची कोई औरत नहीं हो सकती, उसके इतने लंबे बाल नहीं हो सकते, और उसका चेहरा ऐसे नहीं हो सकता कि सर से लेके पांव तक। तो उसकी कदो कामत मुझे नजर आ गई, लेकिन उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। अजीब सा काला स्याह सा चेहरा था। नाक, आंखें, होंठ, माथा कुछ भी नहीं था, ब्लैक ही ब्लैक था। नीचे पूरा इस तरह का जिस्म था जैसे किसी औरत का जिस्म होता है। अब मैं, एक बच्ची थी, डर रही थी कि ये क्या है, कौन है, किस तरह है। इस खौफ में मुब्तला उसको देख रही थी कि वहीं पे वो जो ब्लैक सा पूरा मुंह सा था, गोल सा एक ब्लैक, फुटबॉल की तरह नहीं था, लंबा इंसान की तरह जो चेहरा था जिसमें कुछ भी नहीं था, वहीं पे उसी घुप अंधेरे में, जो एक अंधेरा टाइप ही था, एक शेडो टाइप था, एक मुझे आंखें नजर आई जो बिल्कुल सफेद सी थी, बिल्कुल सफेद। और वो झपकी, जब वो आंखें झपकी तो वो आंखें मेरी तरफ ही देख रही थी। तब मुझे एहसास हुआ उस चेहरे का रुख भी मेरी तरफ था। अब उसकी सिर्फ सफेद मुझे आंखें नजर आईं, जो 2 दफा झपकी तो मुझे नजर आई सफेद सी आंखें जो मेरी तरफ देख रही हैं। जब उन आंखों का भी एहसास हो गया तो मेरे लिए इतना काफी था। मैं इतना डर गई कि मैंने वो जो अपनी रजाई थी वो मुंह पे ले ली और थर थर कांपना शुरू हो गई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि फैमिली में से किसी को जगा सकूं, किसी को आवाज दे सकूं। मैं एक बच्ची थी और मैं कांपना शुरू हो गई, क्योंकि क्लियर उसको मैं देख चुकी थी, उस रजाई के अंदर थी। और मुझे अपनी बात याद आ गई जो मेरी मां को कही थी, आ जाए, आ जाए, मैं नहीं डरती, जो भी करना है उसने कर जाए, ले जाए मुझे, मुझे उससे डर नहीं लगता। और मेरी मां बाथरूम की तरफ इशारा करके कह रही थी वो आ जाएगी। अब एहसास हो रहा था वो आ गई है। वो कोई ख्वाब नहीं था, वो कोई वहम नहीं था, वो हकीकत में वहां पे मौजूद थी। मैं रजाई लेके लेटी हुई थी, थर थर कांप रही थी। और फिर एक दफा दिल किया उसको देखूं कहीं पास तो नहीं आ गई, चली गई है, मौजूद है, क्या है। तो मैंने अपनी चादर को ऐसे कांपते हाथों के साथ हल्का सा ऐसे हटा के अपनी आंख से बाहर झांका, तो वो अभी भी उसी जगह पे खड़ी हुई थी। अब मुझे लगा जैसे वो मुझे उठा के ले जाएगी। वो रुकी ही मेरे लिए है। मेरे बहन भाई तो ऐसे एक दूसरे के साथ लेटे हुए, मैं अलग थलग लेटी हूं, और शायद आई ही मुझे उठाने के लिए है। मैं डरती रही, मैं डरती रही, मैं लेटी रही। नींद कोसों दूर थी, मैं बच्ची थी, मैं बहुत खौफजदा हो गई। उस खड़ी हुई औरत को, जो इंसान नहीं थी, कोई जिन थी, मैं क्लियर देख चुकी थी 2 दफा। और उसके बाद लेटी रही, लेटी रही। थोड़ी देर के बाद दोबारा से डरते डरते मैंने देखा तो उस जगह पे कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी रजाई आहिस्ता आहिस्ता उतारी और इर्द गिर्द इधर उधर देखना शुरू कर दिया, कहीं वो मेरे पास तो नहीं आ गई, कहीं इधर उधर तो नहीं है। तो मुझे एकदम से एहसास हुआ वो जो सामने थी कहीं मेरे पीछे तो नहीं खड़ी। और जब जैसे एहसास हुआ तो एकदम से मैंने अपनी गर्दन घुमाई और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैंने शुक्र अदा किया कि कोई भी नहीं है। फिर बहन भाइयों की तरफ, माँ की तरफ देखा तो देखा वो सब सो रहे हैं। मैंने कहा मैं इनको जगाऊं, लेकिन मैं इतनी खौफजदा थी, इतनी कंफ्यूज थी कि माँ की याद भी आ रही थी, माँ की बात भी याद आ रही थी, और अपना जुमला भी याद आ रहा था कि मैंने गलत जुमला बोला था कि आ जा आ जा। मैंने नहीं डरती, शायद मैंने उसको जो कह दिया उसको बुरा लग गया और वो मुझे लेने आ गई है। इसी तरह डरते 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 कब नींद आ गई पता ना चला। और जैसे ही सुबह आंख खोली तो भाग के माँ को सारा ये वाकया बताया कि माँ, रात मेरे साथ ये हुआ है।
तो मेरी माँ ने मुझे कहा, बच्चे कुछ नहीं होता, बच्चे इस तरह डर जाते होते हैं, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, तुम्हारा कोई वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा, नहीं माँ, मेरा ख्वाब नहीं था, मैंने उसको 2 दफ़ा देखा है, मैं रात सारी जागती रही हूँ, आप लोग इस तरह सो रहे थे और मैंने क्लियर किया था कि ख्वाब है या हकीकत है। वो हकीकत था। खैर, मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया और कहा, बच्चों को इस तरह नजर आता है, इस तरह के परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वाकया इधर उधर हो गया। कुछ दिन गुजर गए, घर में कुछ मामलात जो हो रहे थे, हमें अभी तक एहसास नहीं था कि इस घर के अंदर कोई और मखलूक का भी बसेरा है। वो जो एक वाकया हुआ था, मैंने देखा था, इस वजह से कोई और इस घर में अभी तक डरा हुआ नहीं था। बच्ची है, माँ ने डराया, उसने कहा, आ जा, मुझे जिन जो उठा के ले जाता ले जाए। तो इसी बात पे शायद डर गई है, ख्वाब देख लिया या वहम था उसका। लेकिन एक रात कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि मेरी वालदा, नीचे हम बहन भाई ऊपर थे, रात का टाइम था, अभी हम सोए नहीं थे, गहरी रात नहीं थी, माँ थकी हुई थी कि नीचे जाके उसकी कुछ देर के लिए, जैसे मतलब वैसे लेटता है तो उसको नींद सी आ जाती है, वो कुछ देर के लिए जाके लेटी और उसको नींद आ गई। मेरी माँ को सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि बाकायदा तौर पे रात के उस पहर के हम लोग शोर भी कर रहे हैं, अभी बाहर से भी आवाजें आ रही हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सारा जहां सो गया है। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। सर्दियों में 8 साढ़े 8 बजे हो तो खामोशी जाती है, लेकिन गाड़ियां, चहल पहल, जिंदगी, रौनक, सड़कों पे वीरानी नहीं होती, अभी चहल पहल होती है। घरों में भी लोग जाग रहे होते हैं। हाँ, उतना शोर नहीं होता जो दिन के टाइम होता है, लेकिन अभी कोई गहरी नींद नहीं सोया होता। लोग अभी जल्दी सोने वाले भी सोने की तैयारी कर रहे होते, सोए नहीं होते। तो कहती है, मेरी मां को सोए आधा घंटा ही हुआ था कि हमारा शोर और सब कुछ ऊपर से आ रहा था कि एकदम से किसी चीज ने बकायदा मेरी मां के ऊपर छलांग लगा दी। जैसे माँ बाप के साथ बच्चा, छोटा बच्चा कोई 2 साल का लाड कर रहा होता है तो ऐसे माँ पे ऊपर जंपी जंपी करता होता है, तो माँ पे जंप लगा देता है। ऐसे किसी बच्चे ने जैसे छलांग लगाई जाती है, इतनी जोर से उसने माँ के ऊपर छलांग लगाई कि वो गहरी नींद से एकदम से उठ गई, उनको चोट सी लगी। वो बच्चा जो भी था वो इतना वजनी था कि जिसके गिरने की वजह से उनको इतना झटका लगा कि उनकी आंख खुल गई, और जैसे ही आंख खुली तो उनको पेन हो रही थी, उनको दर्द हो रहा था, क्योंकि बकायदा जोर से छलांग मारी गई थी। आप गहरी नींद सोए हो ना, कोई भी घर का फर्ज सोया तो आप कोई भी छलांग मारे बच्चा तो एकदम उठ जाएगा, उसको एहसास हो जाएगा ये यार चोट लगी है मुझे। और जैसे ही उनकी आंख खुली, उनकी वालदा की, तो उन्होंने इर्द गिर्द देखा किस बच्चे ने शरारत की है, तो कोई भी बच्चा पास नहीं था, क्योंकि जैसे ही छलांग मारी गई थी और इतनी जोर से छलांग मारी गई थी, इतना वजन था कि छलांग लगते ही आंख खुल गई, 1 सेकंड के अंदर आंख खुली। और जैसे ही आंख खुली तो मां ने देखा किसने शरारत की है, कौन बच्चा कूदा है, तो उनके जिस्म पे कोई बच्चा नहीं था। ये कोई इंसान का बच्चा, इंसान का वजूद होता जिसने छलांग लगाई तो अभी तक वो पड़ा होता, क्योंकि आंख खुल चुकी थी, अभी उसका वजूद मां के जिस्म पे ही होता। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठ सा, और जब वो उठता 3 से 4 सेकंड उसको उठते हुए लग जाते, लेकिन ये जो भी था छलांग लगाने वाला कहीं पे भी मौजूद नहीं था। मतलब ये खराब कर रहा है, ये खाएगा नहीं, खाता नहीं, ऐसे खराब करता है। मिठू ना करो बच्चे। जब मां ने इधर उधर देखा, कहीं पे भी मां को कुछ ना आया, तो मां समझ गई जिस जगह पे मैं लेटी हूं इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि उस दिन बेटी ने जो कुछ कहा था वो सच कहा था। इसका मतलब इस घर में कोई है, रहता है, जो नजर नहीं आता, जिसने अभी मेरे जिस्म पे छलांग मारी है। उसके वजूद, उसका भारीपन, उसका वजन मेरे जिस्म पे आके पड़ा है, मुझे चोट लगी है और एहसास हुआ है कोई कूदा है मेरे ऊपर। कूदने पे जिस्म को झटका लगता है, और झटके लगने से ही मां उठी थी, दर्द हुई थी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। मां जल्दी से जाग गई इस एहसास के साथ, यहां कोई है जो रहता है, नजर नहीं आता, अभी भी इस कमरे में मौजूद है। जब मेरे जिस्म पे वो कूदा है तो उठा तो है, कहीं खड़ा तो है। और मां जल्दी से उठ के बच्चों की तरफ गई, कहीं कहीं बच्चों के साथ कोई मसला ना हो जाए, जिसने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया, कहीं मेरे बच्चों के साथ कुछ ना करते। मां ऊपर पहुंच गई, ऊपर जाके देखा बच्चे खेल रहे थे, और जब वो बात यही अपने हस्बैंड को बैठी बता रही थी, तो बच्चों ने भी ये बात सुन ली थी कि हां, मां के साथ इस जगह पे ये वाला वाकया हुआ है।
अब यकीनन सी बात है, एक बात तो क्लियर हो गई थी कि इस घर में किसी का वजूद है। वो अकेले नहीं रहते, कोई और भी है जो उनके साथ इस घर में रह रहा है। अब जब ये एक बात क्लियर हो गई, कोई और भी इस घर में रहता है, वो अकेले नहीं रहते, तो अब उस घर से बच्चे भी और बड़े भी सहमे सहमे लगे रहने लगे थे। उनको ये एहसास होना शुरू हो गया था कि हम अकेले नहीं हैं, इस घर में कोई और भी रहता है। अब यकीनन सी बात थी, कैसे हो सकता है कोई इंसान बगैर खौफजदा रहे इस घर में रह सकता है। वो जो बच्चों को डराया गया था, अब हकीकत में ऐसा होने लगा था। अब महसूस होता था घर में जैसे किसी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद हल्के से खुल गया है। दरवाजा भी आहिस्ता आहिस्ता किसी ने खोला है, और जब दरवाजा कोई आहिस्ता आहिस्ता खुलता है तो इसका मतलब है अंदर कोई दाखिल हुआ है। आप एक कमरे में बैठे हैं जिसका दरवाजा हल्का सा खुल गया है। सर्दियों की रात है। सर्दियों की रात में स्पेशली पंखा चलता नहीं है, कूलर एसी चलता नहीं है। हवा हो तो वैसे ही ठंड का एहसास होता है, और जब हवा ना हो तो कोई भी चीज खुद से हिलती नहीं है, पर्दा तक नहीं हिलता। और जब दरवाजा आपका आहिस्ता आहिस्ता खुले तो ये एक एहसास कि इस कमरे में कोई दाखिल हुआ है। तो आप उस कमरे में कैसे बैठे होंगे? मुझे इस कमरे में कोई कहता है इस कमरे में जिन्नात हैं। मैं अभी एक प्रोग्राम करके लाया हूं जो आपको एडिट करके दिखाऊंगा। जब मैं वहां पे खड़ा हुआ था, 100% वहां पे इर्द गिर्द मेरे जिन्नात खड़े हुए थे। उनकी तपिश भी मुझे महसूस हो रही थी। उन्होंने मुझे यहां पे ऐसे हाथ लगाया तो मेरी चीख निकल गई, मतलब झटका निकल गया। मैं उसके बाद, डरना और चीज होती है, झटका निकल जाना, चौंकना और चीज है। वो मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए थे। इसके बावजूद कि कई दफा पाला पड़ चुका है मेरा, मैं कई दफा इन चीजों को महसूस कर चुका हूं, मैं इतना डरा हुआ था। तो वो फैमिली जिसका दरवाजा खुले और पता लगे कोई अंदर आया है, आप बैठ नहीं सकेंगे, कोई मौजूद है। आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन दिमाग और एहसास उसी तरफ है कि कोई और भी है जो इस कमरे में मौजूद है, जो यहां बैठा हुआ है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। घर के अंदर वो कहती हैं, वो मखलूक अपना आप हमें महसूस कराती रही। अभी तक जो बड़े वाकयात हुए थे वो यही हुए थे कि मैंने उसको देखा था सामने खड़े हुए औरत के रूप में, और जैसे मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा हो, स्त्री की आवाज आ रही हो। एक वाकया इसी तरह हुआ था, एक और वाकया जिसमें वो कहती है मैं लेटी हुई थी और मुझे लगा कि मुझे कोई जगा रहा है। मैंने जब रजाई ली हुई थी, कोई मेरी रजाई को खींच रहा था। मैं रजाई फिर ऊपर कर लेती, लेकिन उस वक्त तक मुझे एहसास नहीं था कोई रजाई खींच रहा है। मैं समझ रही थी साथ लेटा कोई बहन भाई है जो उसके ऊपर भी रजाई चली गई है, तो वो खींच रहा है। जब 2-3 दफा रजाई खींची गई और मुझे लगा कि जो भी है इसको मैं हटाऊं, अपनी रजाई को क्यों खींच रहा है मेरी रजाई, तो उठ के देखा तो कोई भी बहन भाई पास नहीं था, वो अलग लेटे हुए थे। किसी ने भी उनकी रजाई नहीं खींची थी, सिर्फ वानिया की ही रजाई खींची जा रही थी। तब वो समझ गई ये उसी मखलूक का काम है, क्योंकि अब उस बच्ची के जहन में ये बात बैठ गई थी कि शायद मैंने उसको चैलेंज किया, तो इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मां को बाकी बच्चे भी जो घर में रात को होते थे बताते थे, मां आज हमें ये महसूस हुआ है, मुझे किसी ने ऐसे धक्का सा दिया है। मां उसको कहती बच्चे हैं आपस में लड़े हैं, लेकिन किसने धक्का दिया है बच्चे भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज घर में शुरू हो गई थी जिससे क्लियर था कि इस घर में मामला खराब है। वक्त गुजरता रहा, मौसम चेंज हुआ, गर्मियों की शुरुआत थी। वालदा बाहर सहन में लेटी हुई थी। अब मौसम बदल चुका था, ठंड जा चुकी थी, मौसम में बाहर आ चुका था। अभी पंखे चलने स्टार्ट नहीं हुए थे, गर्म कपड़े उतर गए थे, ना ठंड थी ना गर्मी थी, बाहर का मौसम था। ये एक शाम रात का टाइम था, बच्चे खेल रहे थे, वालिद अभी घर तशरीफ नहीं लाए थे कि मां वैसे ही काम से थक के लेट गई। लेकिन आज जो भी था उस घर में, उसने सारी हदें क्रॉस कर ली। मां ने अभी आंखें बंद करके अपने दिमाग को सुलाने की कोशिश ही की थी कि 10-15 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम है, मैं जरा इस आंख लगा लूं, ऊंघ लूं, उसके बाद मैं उठती हूं, खाना देना है, बच्चों को काम करना है, सारे दिन की थकी हुई। जैसे ही आंखें बंद की और वो सोई, अभी गहरी नींद नहीं गई थी, कच्ची पक्की नींद थी, कि वहीं पे बाकायदा तौर पे उनका गला दबा दिया गया। वालदा जो सहन में लेटी हुई हैं, किसी मखलूक ने उनका गला दबा दिया।
और जैसे ही उनका गला दबाया गया तो उनकी आंखें खुल गईं। अब आंखें वो खोल चुकी हैं, अपने बिस्तर पे लेटी हैं, चारपाई पे लेटी हैं। गले दबाने वाला कोई भी सामने नहीं है, लेकिन क्लेयर अभी भी हाथ गले पे हैं और हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा है। वो हाथ पांव हिलाना चाह रही हैं, ना टांगें हिला पा रही हैं उस तरीके, ना हाथ हिला पा रही हैं। जिस तरह किसी हाथों ने गर्दन को दबोच लिया था तो उसने ऐसा तिलिस्म भी कर दिया था, ऐसा सहर, ऐसा जादू सा भी कर दिया था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। और उनको लगा कि ये दबाव इसी तरह बढ़ता रहा तो कुछ देर नहीं लगेगी उनको मरने में, उनकी जान निकल जाएगी। वो हाथ और भारी होता जा रहा था, वो हाथ और दबाता जा रहा था। वो किसी औरत का नहीं, जैसे किसी मर्द का ताकतवर हाथ होता है, ऐसा ताकतवर हाथ था। लेकिन उसकी खास बात, ये जगह उसकी इतनी खुरदरी थी जैसे उसके अंदर हल्के हल्के बारीक बारीक से कांटे हों। शदीद कांटे नहीं, ऐसे कांटे नहीं जो लगे तो खून निकला, जो चुभते हैं। जैसे कोई ऐसी चीज होती है जो चुभती है, ऐसे चुभने वाले खुरदरे, बहुत खुरदरे कांटों की तरह उसके हाथ थे, जो गले को चुभ भी रहे थे, लेकिन दबाया इतने जोर से जा रहा था कि चुभना इतनी तकलीफ दे नहीं था जितना वो सांस बंद होती जा रही थी। हाथ का दबाव बढ़ने की वजह से गला घुटता जा रहा था। आंखें क्योंकि खुली थीं, आंखें सामने के मंजर को देख सकती थीं। गर्दन वो नहीं हिला पा रही थी, हाथ पांव नहीं हिला पा रही थी, लेकिन सामने देख पा रही थी। वहीं उसी दिन इंकशाफ हुआ कि इस घर में जो भी बुरी चीज है, जिसने पहले ऊपर छलांग लगाई थी, बच्ची को बुरे अंदाज में नजर आई थी, और आज इसलिए कंफर्म हो गया था बुरी चीज है कि वो गर्दन दबा के मारना चाह रही थी, तो वहीं पे आज आंखों ने एक मंजर देखा। सामने कोई नेक बुजुर्ग हस्ती खड़ी थी। सामने एक ऐसा बुजुर्ग खड़ा था जिसके जिस्म से रोशनियां निकल रही थीं, सफेद किस्म की रोशनियां। लेकिन उसने रूप एक इंसान की तरह का धारा हुआ था। एक ऐसा इंसान जिसकी एक सफेद सी दाढ़ी थी, जिसकी भवें भी सफेद थी, जिसकी पलकें भी सफेद थी, खूबसूरत सी इंतहाई चमकदार सी दाढ़ी थी, सफेद सा उसने सर पे बांधा हुआ था। सफेद कलर के इस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे कि उन कपड़ों में से रोशनी निकल रही थी। चमक इतनी थी जैसे चमक रहे हो, बेइंतहा ऐसी जबरदस्त किस्म की रोशनी निकल रही हो। उन आंखों ने उसको सामने खड़े हुए देखा तो उसने वहीं पे कहा, मुंह हिलाया, लेकिन कानों तक जैसे आवाज ही पहुंच गई। वहीं से मुंह हिलाया तो जैसे कनेक्टिविटी कानों के साथ हो चुकी है, तो आवाज आई, मोहम्मद को पुकारो। ये वो जुमला था जो कानों ने सुना। आवाज वहां से नहीं आई थी, आवाज कानों ने सुन ली थी, जैसे कानों में बोला गया है, लेकिन जिसने सामने से होंठ हिलाए थे उसी ने जुमला यही कहा था, मोहम्मद का नाम लो, मोहम्मद बोलो, अल्लाह बोलो, अल्लाह का नाम लो। और जैसे ये जुमला उधर से अदा हुआ, जो कानों ने यहां सरगोशी के से अंदाज में सुन लिया, तो उसी वक्त दिल ही दिल में अल्लाह मोहम्मद का विर्द जारी हो गया। जुबान तक नहीं पहुंचा क्योंकि कसा जा चुका था गर्दन को कि अब सांस आनी भी मुश्किल थी। चंद सेकंड और गुजरते तो चंद सेकंड के बाद मौत वाकई हो जाती। लेकिन वो जो सामने हस्ती आई, उसने जैसे ही वहां से होंठ हिलाए, कानों ने सरगोशी सुनी, अल्लाह सुनो, मोहम्मद कहो, अल्लाह कहो, तो अंदर ही अंदर आंखें खुद ब खुद जो बंद होती जा रही थी, सांस, ऑक्सीजन दिमाग को कम होती जा रही थी, मौत की तरफ सफर शुरू होता जा रहा था। चंद सेकंड का फासला रह गया था जिंदगी और मौत का। यही दबाव बरकरार रहता तो जिंदगी का सफर खत्म होता, मौत की तरफ सफर शुरू हो जाता। वहीं उस आवाज को सुनते ही अंदर से आवाज आई, अल्लाह, अल्लाह, मोहम्मद, मोहम्मद, अल्लाह, अल्लाह। ये विर्द जैसे ही अंदर जारी हुआ, उसी तरह ही हाथों की वो जो गिरफ्त सी हाथों की जो मजबूती गर्दन को दबा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई और विर्द और तेज होता जा रहा। अल्लाह, 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 अल्लाह। विर्द तेज होता जा रहा और हाथों की गिरफ्त कमजोर से कमजोर, कमजोर से कमजोर, यहां तक कि उस गले दबाने वाले ने, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा था, जिसके हाथ, खुरदरे हाथ गले पे मौजूद थे, वो पीछे हटते हटते वो हाथ इतना पीछे चले गए कि गला बिल्कुल छोड़ दिया गया। एक लंबी गहरी सांस ली, जो अभी तक अंदर ही अंदर विर्द था। जैसे ही एक लंबी सांस ली तो वहीं पे ही जुबान से विर्द जारी हो गया, अल्लाह, अल्लाह,
अल्लाह, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। और वहीं पे ये विर्द जुबान पे जारी हो गया। कुछ लम्हे लगे उनकी वालदा को नॉर्मल होने में, लेकिन ये विर्द करते 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 आखिर वो महसूस हो गया वो बेहतर हो गई है। और जब काफी अपने आप को बेहतर महसूस किया तो उठ के बैठी। तो आज एक और राज खुला था कि जहां पे इस तरह की मखलूक को देखा, आज एक नेक हस्ती, एक नेक बुजुर्ग, जिसको मैं जिन कहता हूं, उस नेक जिन को मैं बुजुर्ग कहता होता हूं, एक नेक हस्ती, एक बुजुर्ग जिन जो सामने खड़ा था। आज वो अपना आप भी महसूस करा गया था कि मैं भी इसी घर का रहने वाला हूं, तभी वो सरगोशी कर गया था, अल्लाह मोहम्मद। उसके बाद जब वालदा ठीक बैठी तो ऊंची आवाज में बाआवाज बुलंद बोली, ए अल्लाह की नेक हस्ती, मेरा घर तेरे हवाले, मेरे बच्चे तेरे हवाले। मैं एक गरीब औरत हूं, मेरा किराए का ये घर है, अभी मैं फौरी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकती, इस घर को चेंज नहीं कर सकती, तो ए अल्लाह के नेक हस्ती, मेरे घर की हिफाजत तू कर। ऊपर वो ज़ात है जिसने तुझे ही वसीला बना के भेजा, करना उसी ज़ात ने है, लेकिन तुझे जिस तरह वसीला बनाया और तूने उसी लम्हे मेरे कानों में सरगोशी की और मैंने कहा, तो इस बुरी मखलूक से भी तू मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। और अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये जो नेक हस्ती है जो तूने भेजी है, इसको तौफीक अता फरमा कि ये कर सके। सोर्स होता है ना, करता तो अल्लाह की ज़ात है। और उसके बाद वो कहती हैं, फिर हमारे घर में वाक़यात जो उस तरह के थे, हल्के फुल्के होते थे, लेकिन प्रैक्टिकली फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हम काफ़ी अरसा उस घर में रहे, बहुत कुछ हमने महसूस कर लिया, लेकिन दूर दूर फिर अब हमारे करीब नहीं होता था। सामने बैठे हुए दरवाज़ा नहीं खुलता था, अलमारी नहीं खुलती थी, हाँ बाहर वाला दरवाज़ा खुल जाता था, छत पे महसूस होता था, दूर दूर होता था, करीब हमारे नहीं होता था। लेकिन हम काफ़ी अरसा रहे। उसके बाद उन्होंने घर छोड़ा, नया लिया, उन्होंने ये तफसील नहीं भेजी। और मैंने अभी भागम भाग फिर रहा हूँ, आते ही मैंने कहानी ये सुनी है, तो मेरी ख्वाहिश थी मेरी उनसे बात हो जाए। मैंने उनको कॉल भी की, तो 2-3 बातें पूछनी थी उनसे इस कहानी के हवाले से, उसके बाद क्या हुआ, और जब उन्होंने कहा हमारे उसके बाद क्लियर हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो मैं पूछना चाह रहा था कुछ चंद बातें जो मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। तो इसलिए मैंने कहानी रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि चलनी है फौरी तौर पर। तो मैंने कहा बस इसको जल्दी से रिकॉर्ड कर लूँ, वरना ये ना हो कहानी की छुट्टी हो जाए। कहानियाँ बहुत, एक कहानी आई हुई है, मैंने पिछली कहानी में भी कहा था, मैं माजरत खाऊं भाई आपसे, मैं उसको सुना नहीं सका क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त कहानी थी। मेरा ख्वाहिश थी मैं उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करूँगा। वो बहुत ज़बरदस्त, आपके साथ इतने जेन्युइन सच्चे वाक़यात थे कि मैं एक बार डर गया था उस कहानी से जो आप मैंने सुनी। तो मेरा फ़ैसला था कि इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करूँगा, लेकिन सैलाब की वजह से जब इधर आया तो बस जल्दी जल्दी कहानियाँ बाकी सुनिए। आपका नंबर जबकि गुजर चुका है, माजरत ख्वाह आपसे दिल से। आपने कहा मेरी ज़िंदगी भरी पड़ी है इस तरह की, और वाक़ई जब मैंने सुना मैंने कहा भई एक मैं याद ही नहीं कर सकूँगा। पार्ट 2 पता है मैं क्यों बनाता हूँ? मैं एक इतने वाक़यात होते हैं सच्चे कि मैं एक कहानी में सुना ही नहीं सकूँगा। जल्दी-जल्दी सुनाऊँगा, मैं खुद उनको हक़ अदा नहीं कर सकूँगा। तो इसलिए मैं उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करता हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी आपकी कहानी को मैं शुरू करता हूँ। बहुत खौफ़नाक कहानी है आपकी। और माफ़ कीजिएगा अगर ये 2 कहानियाँ 2-3 दिन जो आपने सुनी ये जल्दी मैंने की हैं। सैलाब का भी काम कर रहा हूँ सारा। ये रज़ाइयों वाला जो सिलसिला है, बाँटने वाला, रज़ाई है, गद्दा है और तकिया है। तो लेकिन मैंने कहा ऑफ कैमरा की छुट्टी ना हो, इसलिए इसको कबूल फरमाइएगा। आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजते रहिएगा, आ भी रही हैं कहानियाँ, मैं उनको सेव करते जा रहा हूँ। स्टोरी लिखा हुआ जहाँ पे भी नज़र आता है मैं मैसेज खोलता हूँ, ढेर सारे मैसेज होते हैं, भागों भाग स्टोरी लिखा है, उसी को पहले क्लिक करूँगा, देखूंगा ये स्टोरी है, नंबर दे दूंगा, हॉरर स्टोरी फलां फलां फलां, सेव हो गई, आपका नंबर आ जाएगा। तो आप भी अपनी कहानी भेजिए, लेकिन एंड पे लफ्ज़ STORY इंग्लिश में या उर्दू में सीन ते वाओ रे छोटी है, स्टोरी जरूर लिखना है। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवाएं या लिख के भेजें, स्टोरी आपकी मर्जी है। आखिरी लफ्ज स्टोरी होना चाहिए, उर्दू में या इंग्लिश में। जैसे ही मुझे स्टोरी नजर आएगा मैं उसको महफूज कर लूंगा। और भेजना है इसको, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +923136655500। मैं रिपीट कर देता हूं, +923136655500। और इसी पे आप सैलाब ज़दगान के लिए भी मदद करना चाहते हैं तो इसी पे जायज़ कैश बना हुआ है, आप इजी पैसा जायज़ कैश भी कर सकते हैं, या इसी नंबर पे आप मुझे कैश लिख देंगे CASH, तो मैं आपको अकाउंट नंबर भी भेज दूंगा, आप उस पर भी भेज सकते हैं। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।